फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो भर्तियां हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करेंगे। और ये जो है प्रैक्टिस सेट ये यूडिटेरिया का है और ये जो है इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। हम लोग आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करेंगे। इससे पहले जो है हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 13 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जो है आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 13 तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को आज स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मैं बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। समुद्र की गहराई की बात करें तो समुद्र की गहराई जो है ये फायदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। फायदोमीटर जो कि ध्वनि तरंग पद्धति पर आधारित पानी की गहराई मापने का एक यंत्र है और यह जो है यंत्र पानी की गहराई दर्शाता है। साथ ही यह जो है अस्थायी रूप से स्वतः ही पानी के विभिन्न मापों का रिकॉर्ड करता है और इस प्रकार यह जो है ध्वनि तरंगों के प्रयोग द्वारा पानी की गहराई का पता लगाने वाला एक महत्वपूर्ण यंत्र माना जाता है। तो इस तरह से आप लोग सभी को जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन जो है ये यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। यूरेनियम विधि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी, पुरानी चट्टानों आदि की आयु का ज्ञात करने के लिए जो है यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। और कार्बन डेटिंग विधि की बात करें तो कार्बन डेटिंग विधि जो है यह पदार्थों की आयु को, कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रेडियोधर्मी रेटिंग विधि की बात करें तो रेडियोधर्मिक डेटिंग विधि जो है इसमें प्रक्रिया इसकी सहायता से जो है चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आरएच कारक किस तंतु में देखा गया है। आरएच कारक की बात करें तो आरएच कारक जो है ये सन 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया जो कि बंदर में पता लगाया था और इन्होंने जो है रिसिस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे जो है आरएच कारक कहते हैं। तो आरएच कारक किस जंतु में देखा गया तो ये जो है बंदर में देखा गया था। अगला प्रश्न है कि मिलेराइट निम्न में से किसका अयस्क है। मिलेराइट की बात करें तो मिलेराइट जो है मिलेराइट ये जो है किसका अयस्क है तो ये जो है अयस्क निकेल का है। निकेल ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलेराइट जो कि निकेल का एक अयस्क है। तो मैं कुछ अयस्क का नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैग्नीज का अयस्क जो कि पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट ये सभी जो है मैग्नीज का अयस्क है। और मैग्नीशियम जो है ये मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट। कैडमियम जो कि ग्रीनोकाइट और यूरेनियम जो कि कार्नोटाइट, पिचब्लेड। थोरियम जो कि मोनोजाइट। ये सभी जो है हमने अयस्क का नाम लिया है, आप लोग ध्यान से सुन के याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कशेरुक रज्जु में निम्न में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। कशेरुक रज्जु की बात करें तो इसमें जो है कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है तो ये जो है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। कशेरुक रज्जु से जो है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है और इसे जो है ये स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को जो है मेरुरज्जु से जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र की बात करें तो इसका नियंत्रण केंद्र जो है यह कशेरुक रज्जु में है। कशेरुक रज्जु या फिर मेरुरज्जु, इसमें जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के तापमान के संबंध में सही कथन को चुनना है। मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर जो है ये किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मानव शरीर के तापमान में जो है किसी भी मौसम में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वसन की गति क्या होता है। जब रक्त में जो है ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास की गति की बात करें तो इसमें जो है सामान्य से जो बढ़ जाती है। श्वास की गति जो है ये सामान्य से बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन सा है। लंबाई की न्यूनतम इकाई की बात करें तो लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है ये फर्मी मीटर है।
फर्मी मीटर की बात करें तो फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। और माइक्रोन की बात करें तो माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 10⁻⁻9 मीटर। और एंगस्ट्रम की बात करें तो एंगस्ट्रम जो होता है ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो हमने जो है सारे को बता दिया, आप लोग नोट करके याद रखिएगा। फर्मी मीटर जो कि 10⁻⁻15 मीटर, ये माइनस में है इसलिए सबसे छोटा है। माइक्रोन जो कि 10⁻⁻6 मीटर, एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर, और नैनोमीटर जो कि 10⁻⁻9 मीटर होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है। शरीर के अंग की बात करें तो हृदय जो है ये हमेशा कार्य करता है। हृदय जो कि हमेशा कार्य करता है, और हृदय एक ऐसा अंग है जो हमेशा काम करता है शरीर में। मानव हृदय दोनों फेफड़ों के बीच स्थित रिक्त स्थान जो कि वक्ष गुहा में अवस्थित होता है। हृदय का वजन जो है ये पूरे शरीर के वजन का 0.45% पुरुषों का होता है, और महिलाओं का जो है ये 0.04% होता है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किनका जो है विमीय सूत्र m0 L1 और t-1 के बराबर होता है। ये जो सूत्र है ये चाल का होता है। चाल ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग की बात करें, यहाँ पे त्वरण की बात करें तो त्वरण का सूत्र जो होता है विमीय सूत्र त्वरण का ये m0 L1 और t-2 होता है। वहीं संवेग की बात करें तो संवेग का जो होता है संवेग का ये m1 L1 और t-1 होता है। बल की बात करें तो बल का जो विमीय सूत्र होता है ये m1 L1 और t जो होता है ये -2 होता है। तो इस तरह से सारे का जो है विमीय सूत्र आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है श्वसन के दौरान वायु में गमन का सही क्रम क्या है। श्वसन के दौरान वायु में गमन का सही क्रम जो है ये नासामार्ग, ट्रेकिया, ब्रोकाई और ब्रैकियोल्स। नासामार्ग, ट्रेकिया, ब्रोकाई और ब्रोकियोल्स ये जो है ये श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम है। अगला प्रश्न है कि निर्वात में गमन करने वाले तरंग हैं। निर्वात में गमन करने वाले तरंग की बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है यह निर्वात में गमन करने वाले तरंग हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे एवं अनुप्रस्थ तरंगों को संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, किंतु विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह जो है निर्वात में भी संचरण करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन जो है ये बर्फ का पिघलना जो कि भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसकत्व एकमात्र कारण नहीं है। किसकत्व एकमात्र कारण नहीं की बात करें, किसकत्व एकमात्र कारण की बात करें, ये जो है स्याही का सूखना किसकत्व के कारण होता है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना किसकत्व के कारण होता है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना ये भी जो है ये किसकत्व का कारण है। परंतु पौधे की जड़ों से जल का इसके जो है पर्ण समूह की ओर बढ़ना ये जो है किसकत्व का कारण नहीं है। ये जो क्रिया है ये किसकत्व के अतिरिक्त जो है ससंजन तथा पर्ण समूह की क्रिया भी जरूरी है, तभी जो है ये कार्य हो पाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। तत्व की बात करें तो तत्व जो है ये धातु, अधातु और उपधातु ये सभी जो है तत्व है, परंतु गैस जो है ये तत्व नहीं है। तो गैस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ये संग्रहित किया जाता है, ये उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। उच्च दाब ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और CO2 को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव में आए बिना सीधे जो है ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कृषि में प्रचुर प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्न में से कितनी प्रतिशत है। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो इसमें जो है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% है, यानी 46% जो है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक का जैव सूचक है? वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक जो कि लाइकेन है। लाइकेन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन जो है यह एक जैव वायु प्रदूषक सूचक है। लाइकेन जो कि कवक एवं शैवाल के मिलने से बनता है। अगला प्रश्न है कि दंत लवक निम्न में से किससे जो है कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? लवक की बात करें, दंत लवक जो है ये कौन सा कैल्शियम से बनता है? ये जो है कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। कैल्शियम फॉस्फेट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता की बात करें तो यह जो है द्रव के कण द्वारा अवशोषित करने के कारण होती है। तो द्रव के कण द्वारा अवशोषित करने से जो है ये वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक जो कि जॉन डाल्टन है। तो जॉन डाल्टन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा जो है 1808 में ईस्वी में अपने परमाणु को प्रस्तुत किया और डाल्टन ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम को जो है संयुक्त व्याख्या किया था। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में जो है उपयोग में लाए जाने वाले लेंस, निकट में जो है ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर में उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो है ये MgCl2 है। तो MgCl2 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक के आविष्कार की बात करें तो तड़ित चालक का आविष्कार जो है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत का जो है क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है? आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार भारत का क्रम जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था में तीसरा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है? राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है? तो ये जो योजना बनाई है ये उदयपुर शहर को विकसित करने की योजना बनाई है। तो उदयपुर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उदयपुर को जो है झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों का शहर के रूप में जो है उदयपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि लॉरियंस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? लॉरियंस एम्बेसडर के रूप में जो है हाल ही में नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। तो नीरज चोपड़ा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीरज चोपड़ा जो है एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एवं पुरुषों की भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक एवं विश्व चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा को लॉरियंस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? नवरत्न का दर्जा जो है अक्टूबर 2023 में ये राइटरम लिमिटेड को दिया गया है। और टोटल जो है नवरत्न कंपनियां जो 16वां हो गई है राइटरस लिमिटेड। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध जो है ये बॉक्सिंग से है। बॉक्सिंग ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं कुछ खिलाड़ी का नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सीमा पूनिया जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है, निहकत जरीन जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है, साक्षी कुमारी जो कि कबड्डी से संबंधित है, विकास ठाकुर जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है, सुशीला देवी जो कि जूडो से संबंधित है। तो ये सारे को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? कृत्रिम हृदय जो है ये आईआईटी कानपुर के द्वारा तैयार किया गया है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है और यह जो है अतिवृष्टि उपलब्धि हासिल की है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम जो है जानवरों पर परीक्षण हेतु किया जाएगा। अगला प्रश्न है IMF ने वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? IMF के द्वारा 2023-24 में भारत की GDP का अनुमान जो है
जीडीपी का अनुमान ये जो है 5.9% बताया है, तो 5.9% ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया है। आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा 13 जनवरी 2023 को किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को आरोग्य मैत्री योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या फिर मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा सामग्री उपलब्ध करा सकेगा। तो इस योजना का प्रारंभ जो है आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ ये 13 जनवरी 2023 को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक उत्पाद बैंक पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। प्लास्टिक उत्पाद बैंक पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है ये न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक जो है ये मनोज यादव को नियुक्त किया गया है। मनोज यादव ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक जो कि मनोज यादव को नियुक्त किया गया है। असम राइफल प्रदीप चंद्र नायर, होमगार्ड जो कि SV के सिंह और भारतीय तटरक्षक बल जो कि राकेश पाल, राष्ट्रीय कैडेट कोर जो कि गुरबीपाल सिंह, ये सभी को जो है महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि एक पंचायत एक खेल मैदान इस योजना का शुभारंभ जो है किस राज्य के द्वारा किया गया है। एक पंचायत एक खेल मैदान का योजना का शुभारंभ जो है ये शुभारंभ केरल सरकार के द्वारा किया गया है। केरल राज्य के द्वारा जो है एक पंचायत एक खेल मैदान योजना का जो है शुरुआत किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक पंचायत में उच्च गुणवत्ता वाले खेल मैदानों को जो है स्थापना करना। अगला प्रश्न है कि पुस्तक स्मोक एंड एसेस के लेखक कौन है। स्मोक एंड एसेस के लेखक जो है ये अमिताभ घोष हैं। अमिताभ घोष ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी के लेखक जो हैं ये संजीव सन्याल हैं। जादूनामा पुस्तक के लेखक जो कि जावेद अख्तर हैं। रिंग साइड के लेखक जो है ये विजय दर्डा हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस की बात करें तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है और 2023 में इसका विषय जो था ये प्लैनेट ओशन जो कि द टाइड्स आर चेंजिंग, ये जो था 2023 का थीम था। और विश्व साइकिल दिवस जो कि 3 जून को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को और विश्व ड्रग्स दिवस जो कि 26 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस जो कि 1 जून को मनाया जाता है। तो ये सारे को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 80वां गोल्ड ग्लोबर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जो है ये अहमदाबाद को मिला है। सॉरी, ये जो है पुरस्कार ये द फैबलमैन्स को मिला है। द फैबलमैन्स ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो कि द फैबलमैन्स को मिला है। साथ ही इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो कि केट ब्लैंचेट को मिला है। बेस्ट अभिनेता की बात करें ये जो है ऑस्टिन बटलर को मिला है। बेस्ट सॉन्ग जो कि नाटू नाटू को 2023 में 80वां गोल्डन पुरस्कार 2023 में मिला है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की आयोजन 2023 में कहाँ किया गया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में जो है ये अहमदाबाद में किया गया। तो अहमदाबाद ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है आयोजन ये 27 से 31 जनवरी के मध्य किया गया है। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य जो कि 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव एवं ज्ञान का उपयोग करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार के मंत्री और उसके विभाग के सही मिलान करें। सरदार पटेल की बात करें तो मंत्री में जो है अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री में सरदार पटेल को जो है ये गृह सूचना प्रसार मंत्री बनाया गया था। तो गृह विभाग एवं सूचना प्रसार मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है खाद्य एवं कृषि विभाग मंत्री बनाया गया था। खाद्य एवं कृषि विभाग मंत्री जो कि राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। जगजीवन राम की बात करें तो जगजीवन राम जी को श्रम विभाग मिला था और लियाकत अली खान को वित्त विभाग। यानी ए का जो है 2 और 2 का 1 और
3 का 4 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार बताता हूँ, गृह विभाग जो कि सरदार पटेल को, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग और लियाकत अली खान वित्त विभाग। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का शक्ति प्रदान की गई है। संविधान में संशोधन करने का शक्ति जो है ये संसद के पास है, और ये जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन मिलता है। संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है, और ये जो भाग है, भाग पूछे तो भाग जो है 20 है और अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। इसकी आवश्यकता के लिए जो है 1 मंथ के अंदर दोनों सदनों के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों के भीतर अनुमोदित होनी चाहिए, तभी जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जानी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति जो है ये प्रधानमंत्री, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, महान्यायवादी, ये सभी की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन कैबिनेट सचिव की नियुक्ति जो है इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा जारी की जाती है। तो कैबिनेट सचिव ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद निम्नलिखित में से किस से मिलकर बनती है। भारतीय संसद की बात करें तो भारतीय संसद जो है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर जो है भारतीय संसद बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रतिक्रियाओं, विशेषाधिकारों व शक्तियों आदि सभी के बारे में जो है वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार जो है संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में सही कथन की बात करें तो इसका सही कथन जो है ये जो है, उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यों आदेशों के संवैधानिकता की परीक्षण के लिए होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन से होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष ये प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का संविधानोत्तर संस्था है, जिन्हें जो है 6 अगस्त 1952 को मंत्रिमंडलीय सचिवालय के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के सभी सदस्य सभी राज्यों एवं संघ राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक तथा भारत सरकार के मंत्रिपरिषद होते हैं। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये भूमि सुधार पर किया गया था। तो भूमि सुधार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था, जो कि भूमि सुधार पर आधारित था। इसी संशोधन में भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था तथा भूमि संबंधित कानून को इसमें जो है डाला गया था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची में संवर्ती सूची में सूची से जो है संवर्ती सूची में स्थानांतरण कर दिया गया। राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरण कर दिया गया। ये जो है ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, और 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है। ये जो है संविधान संशोधन 44 के द्वारा जो है वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन किया जाता है। और 44वां संविधान संशोधन की बात करिए जो है ये 1978 में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादक थे। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादक जो थे ये यश चंद्रशेखर थे। यश चंद्रशेखर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक एस चंद्रशेखर थे। इस सिद्धांत में एस चंद्रशेखर जी ने कृष्ण विवर या ब्लैक होल की अवधारणा को स्पष्ट किया था। यह जो है इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता। यह अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और यह जो है ब्रह्मांड का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधकार होता है। अगला प्रश्न है, यूरोप में पेरिनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? यूरोप में पेरिनीज पर्वत श्रृंखला जो है ये स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। तो स्पेन और फ्रांस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार पूर्वोत्तर में बिस्केक की खाड़ी से लेकर दक्षिण में भूमध्य सागर जो कि 492 किलोमीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो कि पिको डी नेटो है और ये जो है फ्रांस में स्थित है। अल्पस पर्वत जो कि फ्रांस और इटली में स्थित है और जूरा पर्वत जो कि फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहले स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु केंद्र जो कि कौन सा है? तो ये कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र है। और कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। इसे जो है मद्रास नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। कलपक्कम जो कि कांचीपुर जिले में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। और फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम, यानी पश्चिम से पूर्व क्रम में सजाना है। तो सबसे पहला है जो सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा, नाथुला जो है ये सिक्किम में स्थित है। बॉमडिला दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और लिपू लेक दर्रा जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा तो सबसे पहले जो है सिपकिला दर्रा यानी ए हो जाएगा एक। उसके बाद जो है उसके बाद कौन सा होगा? तो ये लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड, यानी उसके बाद जो है ये 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये हो जाएगा नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, तो उसके बाद 2 हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये 3 हो जाएगा बोमडिला जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी 1, 4, 2 और 3, 1, 4, 2 और 3 जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एन्नौर बंदरगाह की बात करें ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। एन्नौर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में स्थित है और यह जो है चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। यह बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित है और ये भारत का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह 22 जून 2001 से शुरू किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वनस्पति प्रकार एवं उसके क्षेत्र दिया गया है। पागवी की बात करें तो पागवी जो है पागची जो है ये भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र है। फिम्बस की बात करें, फिम्बस जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। चेपरेल जो है चेपरेल ये कैलिफोर्निया में स्थित है। और मैंटोरेल की बात करें ये जो है चिली में स्थित है, यानी इसका राइट आंसर जो है ए का 2 और 2 का बी का 3, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित क्षेत्र को क्या कहते हैं? वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित क्षेत्र को जो है ये पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र शब्द जो है वर्ष 1935 में एजी टैंसले द्वारा दिया गया था और यह जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एवं कृत्रिम। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो है ये सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है सर्वप्रथम जो है कर्नाटक के द्वारा की गई थी। तो कर्नाटक में ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है 2007 में लागू की गई थी, कर्नाटक में 2007 में लागू की गई थी, जो कि प्रो वी.एम. दांडेकर ने भारत में फसल बीमा योजना का जनक कहा जाता है। भारत में फसल बीमा योजना का जनक जो है ये प्रोफेसर बी.एम. दांडेकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है ये 1965 में की गई थी। तो 1965 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कृषिगत उपजों की कीमतों पर
सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ज्ञातव्य है कि सैद्धांतिक रूप से सरकार इनकी सलाहों के मद्देनजर रखते हुए कृषि उत्पादों में न्यूनतम सार्थक मूल्यों की घोषणा करती है, परंतु सरकार इसकी संतुतियों को जो है मापने में बाध्य होती है। अगला प्रश्न है कि मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति की बात करें तो मौद्रिक नीति जो है ये राजकोषीय नीति का पूरक है। राजकोषीय नीति का पूरक जो है यह मौद्रिक नीति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाध्य है। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में सफलता में बाध्य जो है ये है निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव। ये सभी जो है वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाध्य है। तो प्रयुक्त में से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन की बात करें सही कथन तो ये जो है घटा हुआ मुद्रा परिचलन मरने सर्कुलेशन जो कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है, जो कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में कथन है कि घटा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित जो है ये बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा से किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्न में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है। ये जो है सम्मिलित करता है ये गरीबी में कमी के लाना, रोजगार अवसरों का विस्तार करना और लिंग असमानता में कमी लाना। ये सभी जो है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशित विकास पर सम्मिलित करता है, परंतु पूंजी बाजार का शक्तिकरण ये जो है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशन नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूंजी बाजार का शक्तिकरण को नियंत्रित करना। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि जो थी ये 2007 से 2012 तक थी। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में जो है नेतृत्व ये श्रीमती कुसुम देवी के द्वारा किया गया था। तो श्रीमती कुसुम देवी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के कारण किया गया था। देशी रियासतों के लिए जो है समिति का गठन किया गया, ये जो है बटलर समिति का गठन किया गया था। और बटलर समिति का गठन जो है ये 1927 में किया गया था। 1927 में बटलर समिति का जो है गठन किया गया था। इसमें जो है देशी रियासतों एवं ब्रिटिश सरकार के संबंधों में अध्ययन के लिए किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है ये 1929 में प्रकाशित की थी। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई। ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई, ये जो है रैयतबाड़ी व्यवस्था की गई थी। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र जो कि मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम ये सभी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही अवस्थित है। सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे तो नील विद्रोह की बात करें। नील विद्रोह जो है ये 1859 से 1860 के बीच हुआ था, 1859 से 60 के बीच। और बात करें सन्यासी विद्रोह की, सन्यासी विद्रोह जो है ये 1763 से 80 के बीच हुआ था। और पावना विद्रोह जो है ये 1873 से 76 के बीच हुआ था, 1873 से 76 के बीच। यानी सबसे पहले जो है ये सन्यासी विद्रोह, उसके बाद जो है सन्यासी विद्रोह की बात करें, सन्यासी विद्रोह के बाद जो है यहाँ पे जो है नील विद्रोह ये 1859 से 60 के बीच हुआ था। यानी सबसे पहले जो है सन्यासी विद्रोह हो जाएगा, उसके बाद जो है सन्यासी विद्रोह के बाद नील विद्रोह हो जाएगा, उसके बाद जो है
पावना विद्रोह हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह जो कि 1763 से 80 के बीच। उसके बाद नील विद्रोह जो कि 1859 से 60 के बीच। पावना विद्रोह जो कि 1873 से 76 के बीच। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कौन थे। बंगाल गजट के प्रकाशक जो थे ये जेके हिक्की थे। जेके हिक्की ऑप्शन 20 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल गजट का प्रकाशन जो है ये 1780 में कलकत्ता में जो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। यह जो है साप्ताहिक पत्र था और ये जो है अंग्रेजी में छपता था। अगला प्रश्न है कि अरुणडेल कमेटी जो कि 1906 में निम्न में से किसकी सिफारिश की थी। अरुणडेल कमेटी जो है ये विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु इस कमेटी का गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। और इसमें जो है 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था जो कि एटी अरुणडेल के नेतृत्व में किया गया था। इसे जो है अपनी सिफारिश में भारत के विभिन्न परिषद के विस्तार के लिए साथ जो है समांतरों की समिति बनाए जाने की अनुशंसा की तथा विभाजित बंगाल को पुनः से जो है एक करने की संस्तुति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से संसाधनों को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमबद्ध से सजाएं। इंडियन लीग की बात करें तो इंडियन लीग जो है इसकी स्थापना ये 1875 में हुई थी। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है ये 1852 में हुई थी। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। साथ ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है ये 1876 में हुई थी। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले जो है ये बॉम्बे एसोसिएशन यानी 3 पहले, उसके बाद जो है उसके बाद इंडियन लीग जो कि 1875 दूसरा में हो जाएगा, यानी पहले 3 उसके बाद 1। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन लीग 1875, मद्रास महाजन सभा 1884 और बॉम्बे एसोसिएशन 1852, इंडियन एसोसिएशन 1876। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की थी। गुलरुखी नाम की कविताओं की रचना जो है ये सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। तो सिकंदर लोदी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिकंदर लोदी जो है ये 1489 से 1507 ईस्वी तक शासक था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से युग में सम्मिलित नहीं है, नहीं की बात यहाँ पे कर रहा है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ की बात करें तो ये जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है, न कि चेनावती। ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। कोट दीजी जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ जो है ये सतलज नदी के तट पर स्थित है, सतलज। अगला प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। चंदावर की बात करें तो चंदावर का युद्ध जो है ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और जयचंद्र कौन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और जयचंद्र, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच जो है चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। और चंदावर का युद्ध जो है ये 1194 में लड़ा गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में से सबसे बाद में भारत यात्रा किसने की थी। चीनी यात्रियों जो कि यहाँ पे संगयुन की बात करें, संगयुन जो है ये संगयुन 518 में आया था भारत। और इत्सिंग जो है ये 7 AD में भारत आया था। फाहियान की बात करें तो फाहियान जो है ये 399 में भारत आया था। और हर्षवर्धन की बात करें, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग जो है ये 630 में आया था। तो सबसे पहले इसमें पूछ रहा है कि सबसे बाद में कौन आया था। सबसे बाद में जो है ये इत्सिंग आया था। इत्सिंग ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इत्सिंग। तो फ्रेंड आज हमने जो है सारे 75 प्रश्न को कवर करा दिया है जो कि जीके जीएस के थे। और वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपने जो है इस सेट में कितने क्वेश्चन किए हैं ये भी जो है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले सेट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।